चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं करेंसी मार्केट के बारे में। अभी जो करेंसी मार्केट है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में, अगस्त 2008। अब करेंसी मार्केट वो मार्केट है जहां पर जो करेंसी है, फिएट करेंसी, उनको ट्रेड किया जाता है। अब सभी तरह की फिएट करेंसीज को ट्रेड नहीं किया जाता, दुनिया में तो बहुत सारी फिएट करेंसीज हैं, बट हम ट्रेड करते हैं जो मेजर करेंसीज हैं दुनिया में, ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं, सबसे ज़्यादा चलती हैं उनको। तो उनमें कौन सी करेंसी है? यूएसडी, यूएस डॉलर, दूसरा जापानीज येन, तीसरा यूरो और चौथा पाउंड। अब ये चार मेजर करेंसी हैं जो ट्रेड की जाती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिसे हम करेंसी मार्केट बोलते हैं। तो करेंसी मार्केट में ये चार मेजर करेंसीज ट्रेड की जाती हैं। अब ये चार की चार करेंसीज किसके अगेंस्ट में ट्रेड की जाती हैं? INR के अगेंस्ट में, यानी इंडियन रुपीस के अगेंस्ट में। अब यहां पर ये जो करेंसीज है ना, यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बात करते हो, आप क्या बोलते हो? आज एक USD की कीमत है 83 रुपीज, यही बोलते हो। तो यहां पर ये जो डॉलर है ये हमेशा स्टेबल रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। चेंज किस में होता है? INR में। तो जो करेंसी स्टेबल रहती है ना, उसको कहते हैं हम बेस करेंसी। तो बेस करेंसी कौन सी होती है? बेस करेंसी जो स्टेबल रहती है, और जिसमें चेंज होता है उसे कहते हैं कोटेड करेंसी। कोट करेंसी भी बोलते हैं ना इसको। हाँ, ठीक है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब भी आप ट्रेड करोगे, आप ट्रेड किसको करोगे? USD को करोगे। अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि रुपया आने वाले दिनों में मजबूत होगा, तो आप डॉलर को क्या करोगे? सेल करोगे। और अगर आपको लगता है कि रुपया कमजोर होगा तो क्या करोगे? डॉलर को बाय करोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहां पर जब आप इन सभी में काम करते हो, तो आपके पास जो एक्सचेंज है जहां पर आप ये पोजीशन बनाते हो, वो एक्सचेंज है हमारे पास NSE और दूसरा BSE नहीं, NSE और MCX। ये दो एक्सचेंज पर ये ट्रेड की जाती है। BSE उस पे नहीं होती, BSE पे नहीं होती है। नहीं। और जो इसका टाइम है, जो करेंसी मार्केट का टाइम है, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है। इसको रेगुलेट कौन करता है? RBI। ठीक है, RBI इसको रेगुलेट करता है। अब यहां पर करेंसी में जब आप काम करते हैं, तो करेंसी में दो तरह से आप काम करते हैं। पहला करेंसी फ्यूचर्स और दूसरा करेंसी ऑप्शंस। तो इन दो तरीके से आप करेंसी मार्केट में काम करते हैं। ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि जब आप करेंसी में काम करते हो, ठीक है, एक सेकेंड एक और बात कर लेते हैं कि करेंसी में जो एक्सपायरी होती है ना, इसकी एक्सपायरी वीकली और मंथली होती है इसमें भी। ठीक है, इसमें एक्सपायरी वीकली भी होती है और मंथली भी होती है, दोनों एक्सपायरीज होती हैं। और मंथली एक्सपायरी कब होती है? लास्ट वर्किंग डे पर। ठीक है, हाँ, जो भी लास्ट वर्किंग डे है उसको होगी। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर आप जब काम करते हो, तो जो सेटलमेंट होता है ना आपका लॉस और प्रॉफिट का, तो ये सेटलमेंट होता है कैश में, यानी INR में, इंडियन रुपीस में। जो भी लॉस प्रॉफिट सेटल होगा, आप करेंसी के बदले करेंसी नहीं ले सकते हो। ठीक है। अब इसका जो टिक साइज होता है ना, वो क्वार्टर पैसा होता है, ये टिक साइज है इसका करेंसी का। एंड इसका जो लॉट साइज होता है स्टैंडर्ड होता है 1000 का, 1000 क्वांटिटी, ये लॉट साइज है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, सभी का, चाहे वो USD है, चाहे वो यूरो है, चाहे पाउंड है, चाहे वो येन है, सबका। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो ये कि करेंसी में वो कौन से फैक्टर हैं जो करेंसी को इंपैक्ट करते हैं। यानी कि आप जब करेंसी खरीदते हो या करेंसी बेचते हो, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करो। कोई भी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी करेंसी तेज है, मंदी है, कैसे पता चलेगा? फैक्टर्स है ना। देखो, करेंसी एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ, एसेट क्लास होती है दुनिया में। पैसा कमाने के लिए सब काम कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सब चाहती हैं कि भाई उनकी करेंसी मजबूत रहे। क्यों? क्योंकि उनकी डोमिनेंस रहेगी। जिस करेंसी में जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका मतलब है वो उतनी डोमिनेंस है दुनिया में। मैं बताता हूँ, नहीं, देखो, दुनिया के सारे रिजर्व बैंक के पास गोल्ड होता है।
ठीक है, फंडामेंटल में समझाऊंगा क्यों दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है, उसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं तुम्हें फंडामेंटल में बताऊंगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं वो रखता है या रखना चाहता है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट ब्रेटन वुड सिस्टम जो हुआ करता था उसकी वजह से उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है ना, ये मैं बताऊंगा तब। बट हर एक जो सेंट्रल बैंक होता है फॉर सेफ्टी पर्पस वो अपने पास गोल्ड रखता है, क्योंकि दुनिया में जब कुछ भी नहीं चलेगा तब भी क्या चलेगा, गोल्ड चलेगा। इसीलिए सब अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करने के लिए गोल्ड का यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर तुम करेंसी को ट्रेड करते हो तो करेंसी में ना जब आप ट्रेड करोगे तो दो चीजें काम करती हैं। एक तो करेंसी में आपका व्यू होता है टेक्निकल और दूसरा व्यू होता है फंडामेंटल। करेक्ट है? टेक्निकल में आप क्या देखते हो, चार्ट देखते हो। फंडामेंटल में क्या देखते हो, क्या देखते हो फंडामेंटल में? इन्फ्लेशन, डेटा। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब समझेंगे करेंसी के लिए कौन से डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं, करेंसी की वैल्यूएशन कैसे तय होती है ये समझते हैं। तो करेंसी के लिए जो फैक्टर्स है मैं वो बता देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो फैक्टर होता है तो तुम्हें ये समझना है कि करेंसी की वैल्यूएशन कैसे तय हो रही है। करेंसी आज महंगी होगी सस्ती होगी ये कौन तय कर रहा है? डिमांड सप्लाई, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर, यही तय कर रहा है ना क्या वैल्यू होगी। अब बात करते हैं कि ये अगर मान लो इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो करेंसी क्या होगी इस केस में? स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे इनफ्लो ऑफ डॉलर कर देते हैं, आउटफ्लो ऑफ डॉलर कर देते हैं, तो हमारा INR क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें किसी को कोई शक? क्लियर है ना? एंड वाइस वर्सा कर लो, अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है तो करेंसी वीक हो जाएगी। करेक्ट है ना? तो वैल्यू तो ऐसी तय होती है करेंसी की। अब सवाल ये उठता है कि इनफ्लो कब ज्यादा होता है, आउटफ्लो कब ज्यादा होता है। अगर इनके जवाब ढूंढ लिए तो करेंसी को प्रिडिक्ट करना भी आ जाएगा। करेक्ट है? तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो करेंसी को इंपैक्ट करता है वो है डेटा, GDP। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि जो दूसरी कंट्रीज के FIIs हैं, DIIs हैं, जो दूसरी कंट्री के FIIs हैं वो किसी दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो ग्रोथ के लिए जाते हैं? yes. और वो ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं कि इस कंट्री में अच्छी ग्रोथ होने वाली है? उस कंट्री के डेटा को एनालाइज करते हैं, स्पेशली GDP। अब देखो GDP ना एक बहुत बड़ी चीज होती है, इसे समझना मल्टीप्लायर फैक्ट समझाता हूं। ये जो GDP है ना ये तय कर रहा है कि देश की विकास की गति कैसी चल रही है। अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन सी देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है तो उस देश का क्या देखोगे? GDP देखोगे। अब GDP अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ उस कंट्री में पॉजिटिव है। करेक्ट है? और अगर GDP डाउन है तो उस कंट्री की ग्रोथ भी डाउन होगी, है ना? ऐसा ही है ना? अब ये GDP बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट जो सेक्टर्स में काम करती हैं उनके प्रोडक्शन से बनता है। अब ये GDP टेक्निकली प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, बिल्कुल, और सर्विस सेक्टर, ठीक है, इन तीनों सेक्टर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो GDP है। अब एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यहां से हमें 100 रुपए मिले, यहां से 200 रुपए मिले और यहां से 500 रुपए मिले, तो टोटल कितना हो गया? ये 800 हमारा GDP है। ठीक है, आसान भाषा में। पर आप एक बात सोच रहे हो कि जो प्राइमरी सेक्टर में कंपनीज काम कर रही हैं या जो भी चीज काम हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, वो कंपनियां, काफी कंपनियां हो सकता है लिस्टेड हो सकता है ये प्राइमरी जो प्रोडक्शन हमारे पास आ रहा है वो कंपनियों द्वारा आ रहा हो। ये भी मोस्ट लाइकली है कि जो सेकेंडरी हमारे पास इनकम आ रही है GDP में 200 रुपए, ये कंपनियों को द्वारा आ रही हो, और सर्विस इंडस्ट्री की कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो ये पैसा कमा रही हो और GDP में कंट्रीब्यूट कर रही हो सकता है ना? तो ऐसा ही होता है। हमारे देश में जो लिस्टेड कंपनियां हैं ना, जो लिस्टेड कंपनीज हैं हमारे देश में, वो हमारे GDP में 70-80% कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी अगर हमारा GDP 800 रुपए है तो इसमें से जो 70 से 80% जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? लिस्टेड कंपनी से। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिस्टेड कंपनियों की अगर ग्रोथ होगी तो स्टॉक मार्केट में इनके भाव ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो जो FIIs हैं वो पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो इसका मतलब है जब FIIs पैसा लगाएंगे तो वो क्या लेके आएंगे? डॉलर ही तो लेके आएंगे। तो जो डॉलर जब इंडिया में आएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? इंडिया का इनफ्लो ऑफ डॉलर बढ़ जाएगा।
और जब इंडिया का डॉलर इनफ्लो बढ़ जाएगा तो करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे मार्केट में जब पैसा लगाएंगे तो डॉलर नहीं लगाएंगे, वो डॉलर को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीस में, और इंडियन रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे इंडियन रुपीस मजबूत हो जाएगा। इसीलिए जो जीडीपी का नंबर है ये करेंसी को इंपैक्ट करता है। जितना जीडीपी मजबूत होगा उतनी करेंसी भी मजबूत होगी, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? रीजन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? परफेक्ट। अब यहां कोई डाउट है पूछ लो। देन सेकेंड फैक्टर इज स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस। देखो भाई, जब स्टॉक मार्केट ऊपर आता है तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए कौन आते हैं? एफआईआईस। देश का जीडीपी जब ग्रो करता है तो कौन पैसा लगाने के लिए आते हैं? एफडीआईस। ठीक है, तो जब ये कंट्री में आते हैं तो इनफ्लो ऑफ डॉलर आता है, और स्टॉक मार्केट इज अ पैरामीटर फॉर ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं अपनी कंट्री में। तो जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हमारी कंट्री में डॉलर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका आना स्टॉक मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से करेंसी को क्या करता है? बूस्ट अप करता है। ठीक है, तीसरी चीज एक्सपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो करेंसी आती है और करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, तो हायर एक्सपोर्ट्स आर गुड फॉर करेंसी स्ट्रेंथ। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स जितने ज्यादा होंगे करेंसी भी उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। क्रूड ऑयल प्राइसेस, देखो ये जो क्रूड है ना, हम अपनी जरूरतों का 85% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। आ रही बात समझ में? और ये इंपोर्ट करने के लिए हम क्या पे करते हैं? डॉलर। तो अगर क्रूड महंगा हो गया तो डॉलर पेमेंट भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आउटफ्लो हो जाएगा डॉलर का और करेंसी वीक हो जाएगी। इसीलिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नीचे रहते हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे रहने चाहिए। आ रही है बात समझ में? परफेक्ट। बोलो बोलो। ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसको हम इंपोर्ट करते हैं, और कितना इंपोर्ट करते हैं? 85% अपनी जरूरतों का। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम सामने वाली कंट्री को क्या देते हैं? डॉलर। ठीक है, अब मान ले कि क्रूड की कीमत है $50 पर बैरल, अब ये बढ़कर हो गई $60 पर बैरल, तो हमारा इंपोर्ट बिल कितना बढ़ गया? $10। तो $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और जब ये $10 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तो कई हजार करोड़ डॉलर हमारी मार्केट से निकल जाएंगे एज एन इंपोर्ट बिल, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी करेंसी वीक हो जाएगी, और करेंसी वीक होते ही क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि परचेजिंग पावर कम हो जाती है ना आपकी करेंसी वीक होने से। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, बस एक चीज डिस्कस करता हूं फिर आप पूछिएगा। लास्ट फैक्टर है इन्फ्लेशन। अब ये जो इन्फ्लेशन है, देखो इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब भी हमारे जो इन्फ्लेशन का मतलब है कि नॉर्मल चीज है जो हम यूज करते हैं, जब उनके प्राइस में इंक्रीज होता है तो इसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब नॉर्मली ना इन्फ्लेशन को हम कब देखते हैं कि ये परेशानी वाली सिचुएशन है? तो इन्फ्लेशन में ना टेक्निकली आप दो चीजें देखते हो। पहला देखते हो आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा देखते हो डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आरबीआई इसको कंसिडर करता है ज्यादा, तो सीपीआई को। अब नॉर्मली ध्यान रखना, आरबीआई का एक बेंचमार्क होता है, आरबीआई का एक बेंचमार्क होता है जो अभी मान लेते हैं अभी है 6%, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। अब ये जो बेंचमार्क है 6%, तो जब इन्फ्लेशन इसके ऊपर जाएगी ना, तब इंटरेस्ट रेट में चेंज होगा, तब आरबीआई थोड़ा सा परेशान होगा, तब आपको भी चिंता करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं होता तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन्फ्लेशन जब इसके आरबीआई बेंचमार्क के ऊपर जाती है तब हमें परेशान होना चाहिए, अदरवाइज कोई घबराने की सिचुएशन है नहीं। पर जब ये बढ़ती है तो इसकी वजह से करेंसी वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको पता है कि करेंसी वीक होगी तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, एक लास्ट एक एसोसिएटेड फैक्टर है, बस एक और इसके बाद सवाल लूंगा आपके सबके, है ना। इसके बाद छठा जो फैक्टर है ना वो है इंटरेस्ट रेट। देखो जब इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज लाया जाता है ना तो वो करेंसी को चेंज करता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाता है तो लोन महंगा हो जाता है, लोन महंगा होता है तो देश में एक्सपेंशन नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता तो फिर लोगों की इनकम नहीं बढ़ती, इनकम नहीं बढ़ती तो वो खर्चे नहीं करते, और सारी चीज़ें डिप्रेशन में चली जाती हैं, यानी रिसेशन आ जाता है। तो रिसेशन में कभी भी करेंसी स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब करेंसी के लिए नेगेटिव है, करेंसी के लिए नेगेटिव है।
तो ये 6 मेजर फैक्टर हैं जो करेंसी में आप देखेंगे। आप सवाल पूछ लो जो पूछना है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।